बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया है। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 72 साल के सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांसें ली। काफी समय से दिल्ली के एम्स में ही उनका इलाज चल रहा था। पीएम मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो लंबे समय से एम्स में भर्ती थे, जहां पर उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। बीजेपी के बड़े नेता और कुशल राजनीतिक के तौर पर उनकी छवि थी। एक अच्छे वक्ता के तौर पर भी उन्हें जाना जाता था। बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे सुशील मोदी। कैंसर से पीड़ित थे, लंबे समय से बीमार थे। 72 साल के सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांसें ली, जहां पर लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था। और अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। पीएम के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। काशी में आज पीएम मोदी करेंगे नामांकन। पीएम मोदी के नामांकन की भव्य तैयारी। पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। जितना बड़ा आगाज उतना बड़ा अंजाम। काशी की धरती पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य और दिव्य रोड शो हुआ, उतने ही विशाल तरीके से उनके नामांकन की भी तैयारी की गई है। वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन से पहले मां गंगा के पूजन और अर्चन की तैयारी है। उसके बाद वो काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे, जिसके बाद वो वाराणसी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे। वाराणसी कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी का नामांकन सुबह 11:30 बजे से सुबह 11:50 तक दाखिल होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री 11:55 पर कलेक्ट्रेट से निकलकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और फिर दोपहर 12:10 से 12:55 तक पीएम मोदी रुद्राक्ष सेंटर में प्रबुद्ध लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। यानी प्रधानमंत्री के नामांकन की पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो वहीं इस नामांकन के दौरान वाराणसी कई वीवीआईपी लोगों से भरी रहेगी। पीएम मोदी के कल के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे, जिनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मौजूद रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई कैबिनेट मंत्री और मशहूर हस्तियां भी काशी में उपस्थित रहेंगी। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 साल और के लिए आएगी और वाराणसी का तो आपको मालूम है एक हमारी जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में एक बहुत विशेष स्थान है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है। हम सब के लिए वो देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, बनारस के लोगों के लिए पहले वो सांसद हैं। तो बनारस के लोगों का विशेष अधिकार नरेंद्र मोदी जी पे है और वही जवाबदेही वो महसूस करते हैं। बड़ी खुशी है, सम्मान का एक अवसर है हम सब के लिए। एनडीए के घटक दल कल नरेंद्र मोदी जी के हर कदम में उनके साथ रहेंगे। उधर पीएम ने अपने नामांकन से पहले बाबा विश्वनाथ धाम में पूजन अर्चन किया। उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच बाबा विश्वनाथ का पूजन कर लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए आशीर्वाद मांगा। 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 3 चरण चुनाव बाकी है, लेकिन चौथे चरण के मतदान के बीच माधवी लता का वायरल हो रहा है एक वीडियो पर जमकर बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए।
2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोट डाले गए। वैसे तो इस चरण में कई दिग्गजों का मुकाबला रहा, लेकिन हैदराबाद की सीट आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं उनका मुकाबला इस बार बीजेपी की माधवी लता से हो रहा है, जिनके एक वीडियो ने सियासत को बढ़ा दिया है। माधवी लता आज वोटिंग के दौरान एक बूथ पर बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान चेक करती दिखी। माधवी महिलाओं से बुर्का उठाकर वोटर ID कार्ड और दूसरे पहचान पत्र से मिलान कर रही थी, लेकिन माधवी के इसी वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया। AIMIM नेता वारिस पठान ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की, तो TMC नेता साकेत गोखले ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। मामला बढ़ते ही माधवी लता के खिलाफ चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने के मामले में कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया। वहीं माधवी लता ने आरोप लगाया कि बूथ के 100 मीटर के भीतर AIMIM के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में माधवी लता ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। पुलिस ने केस बुक किया है आपके अगेंस्ट में, क्या कहेंगे आप? अभी आप ही देख रहा है, 100 मीटर भी नहीं था, 50 मीटर के अंदर उतना भी नहीं था, मतलब MIM पार्टी का नारे लगा रहे थे। क्या कर रहे थे पुलिस? आपने स्वयं देखा ये बात, हर मीडिया ने देखा ये बात कि 50 मीटर भी नहीं था, लेकिन वो लोग नारे लगा रहे थे। उसको बोलने की तक नहीं है पुलिस को। आपको लग रहा है कि फेयर नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है साहब, ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, एकदम बढ़िया से कॉम्प्रोमाइज है ये लोग। तो क्या करेंगे, जब मैं हिम्मत कर कर सच्चाई के लिए आगे बढ़ी हूँ, तो सबसे बड़े लोग क्या कर सकते हैं? इनकी पूरी पुलिस गिरी मेरे ऊपर FIR दर्ज करने में है। सच्ची और सही जस्टफुल, यानी कि आप न्यायबद्ध वोटिंग करवाने का तो नहीं होती, इनको क्या कर सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के आरोप सही हैं, और अगर हैं भी तो क्या किसी उम्मीदवार के पास ये अधिकार है कि वो मतदान केंद्र पर किसी मतदाता के पहचान पत्र की जांच कर सके? दरअसल बुर्के में फर्जी वोटिंग का आरोप बीजेपी की तरफ से पहली बार लगा हो, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी चुनावों के दौरान बीजेपी ऐसे आरोप लगाती रही है और कुछ मामले में कार्रवाई भी हुई है। 2 साल पहले यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान रामपुर में एक पोलिंग बूथ पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था और उनको गिरफ्तार भी किया था। तो मतलब साफ है कि ऐसा होता रहा है और ऐसा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। माधवी लता की माने तो विरोधी दल के लोग बूथ पर चक्कर लगा रहे थे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। ऐसे में वो खुद चेकिंग करने लगी। मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विथ द फेस विदाउट द फेस मास्क। आई एम नॉट अ मेल, आई एम अ फीमेल, and with lot of humbleness I've only requested them, can I please see and verify with the ID card, and if somebody wants to make a big issue out of it। अब बात दूसरे सवाल की कि क्या उम्मीदवार किसी मतदाता के पहचान पत्र की जांच कर सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच का अधिकार सिर्फ मतदान केंद्र के अंदर तैनात कर्मचारियों को ही है। यही नहीं, किसी भी गड़बड़ी की आशंका में पार्टी पोलिंग एजेंट की तैनाती तो कर सकती है, लेकिन उनको भी खुद चेकिंग करने की बजाय कर्मचारियों से शिकायत करने का ही अधिकार है। यहाँ तक कि केंद्र के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों को भी पहचान पत्र की जांच का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी मतदाता पर यदि शक होता भी है तो वो केंद्र में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी जानकारी भर दे सकते हैं, जिसके बाद उनकी जांच की जा सकती है। चुनावों में फर्जी वोटिंग की बढ़ती शिकायतों के बाद आयोग ने इसको लेकर कड़े नियम और कानून भी बनाए हैं।
जिसके बाद बुर्का या घूंघट में मतदान करने पहुंची महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश है, जो बुर्का या घूंघट उठाकर महिला मतदाता की पहचान करने में पीठासीन अधिकारियों को मदद करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटिंग मामले में आईपीसी की धारा 171 के तहत 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। और एक बार फिर जुन्नू का रुख करते हैं। बड़ी खबर, सीकर लोहारू स्टेट हाईवे पर जाम लग गया है। लंबी लंबी वहां पर वाहनों की कतार लगी हुई नजर आ रही है। ग्रामीण जवान नंदू सिंह को शहीद दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। करीब 2 घंटे से ग्रामीणों ने गढ़ू चौराहे के पास सड़क को जाम कर दिया है। एसडीएम और डिप्टी वहां पर जो एसडीएम है वहां पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों से समझाइश का दौर चल रहा है। ग्रामीण जवान नंदू सिंह को शहीद दर्जा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से बीच चौराहे पर जाम कर दी है सड़क। सीकर लोहारू स्टेट हाईवे है जहां पर जाम की वजह से लंबी लंबी वाहनों की कतारें नजर आ रही हैं। ग्रामीण पिछले 2 घंटे से यहां पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं और मांग यही है कि जवान नंदू सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कृष्ण, 2 घंटे बीत चुके हैं, जाहिर तौर पर दिक्कतें हो रही होंगी यातायात, वहां पर किस तरीके से जाम लगा हुआ है ये बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि जो सड़क के दोनों ओर है वो लंबा जाम लगा हुआ है और जो ग्रामीणों के जाम की सूचना के बाद जो चिड़ावा डीवाईएसपी और जो सूरजगढ़ एसडीएम है वो मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जवान नंदू सिंह को है वो शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही सूरजगढ़ से जो उनकी पार्थिव देह है वो उनके गाँव तक जो आर्मी का ट्रैक है उसमें पार्थिव देह तिरंगे के साथ ले जाई जाए और लगातार समझाइश का प्रयास जारी है और ग्रामीण है वो अपनी मांगों पर अडिग है। और जो जाम लगाए हुए करीब 2 घंटे हो गया है और दोनों तरफ है जो लंबी वाहनों की कतार लगी हुई है। जी, शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त अधिकारी मौजूद है, समझाइश की कोशिशें चल रही हैं। और भीषण गर्मी के चलते हड़ौती के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटकों की संख्या पर भी ब्रेक लग गया है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से खुद को बचाने वन्य जीव को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट आई है। वहीं पर्यटकों के ना पहुंचने से बायोलॉजिकल पार्क का मेंटेनेंस का खर्च भी निकालना मुश्किल हो गया है। मार्च महीने में जहां पर 5,654 पर्यटक वन्य जीवों को देखने के लिए आए, तो वहीं अप्रैल महीने में लगभग 3,484 पर्यटक ही बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे। अब 2,02,000 की आमदनी अप्रैल में महज 1,04,610 रुपए तक सिमट गई। बता दें कि बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर, लेपर्ड, लॉयन, सियार, भालू, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिकारा समेत तमाम जानवरों को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। फुटफॉल जैसे पिछले सर्दियों में जो फुटफॉल था उससे कम हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पब्लिक भी घर से बाहर निकलना कम पसंद कर रही है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा इस चीज़ को लेकर। ये मान के चलें कि जो फुटफॉल अपना विंटर में रहता था उसका 1/4 ही विजिटर्स अभी देखने को आ रहे हैं। हाँ, लोगों की कुछ शिकायत तो ये रहती है, सुझाव हमने रजिस्टर भी यहाँ लगा रखा है, तो उसमें एनिमल्स के लिए लिख के जाते हैं कि कुछ और भी वन्य जीव होने चाहिए, जैसे एलिफेंट है, जेब्रा है, राइनोसोरस है, हिप्पो, ऐसे एनिमल जो उनको यहाँ नज़र नहीं आते, इनकी डिमांड रहती है। क्रोकोडाइल हैं, इनके लिए वो सुझाव दे करके जाते हैं। बाकी अन्य जो इंतजाम है जैसे पानी की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था विजिटर्स के लिए हमने पूरी कर रखी है। उधर अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों बाघों की जबरदस्त साइटिंग हो रही है। पिछले दिनों हुई बारिश से मौसम सुहाना होने के चलते पर्यटकों में भी काफी इजाफा हुआ। पानी पीने के लिए बाघिन पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहे हैं। वहीं युवा बाघ ST21 अब तारुंडा जंगल के पास ही अपनी टेरिटरी बनाए हुए हैं। वहीं लोग युवा बाघ को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी खबर के साथ मानो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।